नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। आज मैं बात करूंगा थोड़ी सी गुजरात के बारे में। डिस्कशन इस पर नहीं है कि वहां पर कौन जीतेगा या कौन हारेगा। मैं केवल आपको वहां का हिस्टोरिकल इलेक्शन डेटा वो दिखाऊंगा कि वहां पे ट्रेंड क्या चलता आ रहा है पिछले 20-25 सालों से। इस डेटा को देखकर बहुत कुछ तो आप खुद ही समझ लेंगे कि कौन सी पार्टी किस तरफ जा रही है। गुजरात स्टेट असेंबली में कुल 182 सीटें हैं, 182। मैं अब आपको यहाँ के इलेक्शंस का हिस्टोरिकल डेटा दिखाता हूँ। ये डेटा जो मैं दिखा रहा हूँ ये 1998 1998 के इलेक्शन से शुरू किया है। 1998 में केशुभाई पटेल वहां के मुख्यमंत्री थे। उस समय 117 सीट बीजेपी ने जीती थी और 53 सीट कांग्रेस ने जीती थी। उसके बाद बीच में ही केशुभाई पटेल के स्वास्थ्य के कारण वहां मुख्यमंत्री बदल दिया गया और फिर नरेंद्र मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 2002 में इलेक्शन कराया और 127 सीट्स उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से 10 सीट ज्यादा बीजेपी को मिली। कांग्रेस को थोड़ा सा नुकसान हुआ, 2 सीट घटकर 51 पर आ गए। अब उसके बाद का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो बीजेपी लगातार सीटें उनकी कम होती जा रही हैं। इसमें 2017 में आते आते बीजेपी की केवल 99 सीट ही रह गई थी और ये ज्यादातर पीरियड वो है जब नरेंद्र मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री थे। 2007 में बीजेपी को 117 सीट्स मिली, उसके बाद 2012 में 115 और 2017 में 99। उधर कांग्रेस उन्हीं के शासनकाल में गेन करती गई। 2002 में 51, उसके बाद 59, उसके बाद 61 और 2017 में 77 सीट्स मिली। 2017 का इलेक्शन काफी नेक टू नेक रहा था गुजरात में। आपको याद होगा कि काउंटिंग काफी लेट रात तक चली थी और सुबह ही जाके ये क्लियर हुआ कि बीजेपी वहां पर जीत गई है। और 2017 की जीत के बाद बीजेपी ने ये कहा था कि हमारी सीटें कम हुई तो क्या है, हमारा वोट शेयर बढ़ गया है। लेकिन अगर आप बीजेपी का वोट शेयर देखें 2002 से तो ये लगभग 50% से थोड़ा सा कम ही रहा है। और जैसा कि वो क्लेम करते हैं कि 2017 में वोट शेयर बढ़ा था, वो बहुत ही कम बढ़ा था और सीटों का नुकसान उनको ज्यादा हुआ था। उधर कांग्रेस का वोट शेयर लगभग एक सा ही बना हुआ है 2002 के बाद, लगभग 39% के आसपास। केवल पिछले चुनाव में 2017 में कांग्रेस का वोट शेयर 2-2.5% एकदम से बढ़ा था, 41% हो गया था। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जब से वहां पर नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद बीजेपी की परफॉर्मेंस लगातार खराब ही होती गई है और सबसे खराब परफॉर्मेंस 2017 में थी। कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी होती जा रही है और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेस की 2017 में थी। अब अगर आप ये 2 लाइनें एक्स्ट्रापोलेट करें तो ऐसा लगता है कि ये आने वाले चुनाव में क्रॉस कर जाएंगी। उधर बीजेपी ये भी कहती है कि जब वोटर टर्नआउट ज्यादा होता है तो लोग बीजेपी को ही ज्यादा वोट करते हैं, उनको ही फायदा होता है। तो चलिए चेक करते हैं क्या ये बात सही है। ये ग्राफ है बीजेपी को जितनी सीट्स मिली और उसी चुनाव में वोटर टर्नआउट कितना रहा। 1998 में बीजेपी को 117, वोटर टर्नआउट 59.3, उसके बाद वोटर टर्नआउट करीब 2% बढ़ा, 61%। बीजेपी की सीट्स भी बढ़ी। वोटर टर्नआउट फिर से 59% रहा, बीजेपी की सीट्स घटकर 10 हो गई। 2012 में वोटर टर्नआउट 72% रहा, लेकिन बीजेपी की सीट्स और भी कम हो गई 115 पर। और पिछले चुनाव में वोटर टर्नआउट था 69%, बीजेपी की सीट्स बहुत ही कम हो गई, 16 सीट्स का नुकसान रहा। तो ऐसा कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है कि जब वोटिंग ज़्यादा होती है तो बीजेपी को ज़्यादा फायदा होता है, ऐसा नहीं है।
अक्टूबर 2012 में जो गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली की पोजीशन है उसमें अब बीजेपी के 111 सदस्य हैं और कांग्रेस के 62। लेकिन एनालिसिस में मैं ये फिगर्स यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं डेटा एनालाइज कर रहा हूँ चुनावों का, और ये बाद की जोड़ तोड़ से कोई ये गारंटी नहीं होती है कि आगे भी जो लोग स्विच किए हैं वो उसी पार्टी में रहेंगे। तो इस एनालिसिस में मैं एनालाइज करूंगा लगभग 175 सीट जो कि हमेशा से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में डिवाइड होती रही हैं। बाकी 4-5 सीट्स जो हैं वो निर्दलीय को चली जाती हैं या अन्य पार्टियों के पास रहती हैं। 2022 के आने वाले चुनावों में गुजरात में 2-3 फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ही खास हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में इस बार काफी ज्यादा फर्क पड़ने जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि दोनों का वोट शेयर कम ही होगा। उसका मेन कारण ये है कि वहां पर आम आदमी पार्टी आ चुकी है और बस देखना ये है कि ये वोट शेयर जो कम होगा वो किस तरफ जाएगा। तो एक नज़र कांग्रेस और बीजेपी की मार्जिनल विन्स पर। मार्जिनल विन्स मैं वो मानता हूं जो 10,000 वोट या उससे कम से जीते थे। कांग्रेस में मार्जिनल विन कैंडिडेट्स थे 35, 4, 14 और 17। ये 10,000 या उससे कम वोट से जीते थे। उधर बीजेपी में 10,000 या उससे कम वोट से 26 कैंडिडेट्स थे। और हायर साइड पर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की वहां पर जो जीत हुई थी वो काफी स्ट्रांग थी। काफी सारे लोग उनके 20,000 वोट या उससे ज्यादा जीते थे, 50,000 से ज्यादा 15 और उससे ज्यादा 20। जबकि कांग्रेस के सबसे ज्यादा लोग जो जीते थे वो करीब 20,000 से 30,000 की रेंज में जीते थे। तो इस डेटा का ये मतलब है कि जहां पे भी जो कैंडिडेट जीता, चाहे वो कांग्रेस का था या बीजेपी का था, वो उनकी एक स्ट्रांग कॉन्स्टिट्युएंसी थी। ये ग्राफ में भी उसी डेटा का इस्तेमाल किया है जो पिछले ग्राफ में किया था। फर्क ये है कि वोट्स दिखाने के बजाय विन मार्जिन परसेंटेज यानी कि कितने प्रतिशत से लोग जीते थे वो इस ग्राफ में दिखाया है। जैसा कि कांग्रेस में 1% या उससे कम से 7 लोग जीते थे, 1 से 2% के बीच में 6 लोग जीते थे, 5% मतलब कि 2 से 5% के बीच में 17 लोग जीते थे। तो कुल मिला के 5% से कम 35 लोग जीते थे। इसी तरह बीजेपी में 1% या उससे कम से 5 लोग जीते थे, 1 से 2% के बीच में 10 और 2 से 5 के बीच में 10। कुल मिलाकर 25 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो 5% के मार्जिन या उससे कम से जीते थे। तो इस डेटा से हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर वोट में स्विंग आया 1 या 2 या 5%, तो क्या संभावना है कि वहां पर कितनी सीट्स उस पार्टी की कम होंगी। हम वोट स्विंग कंप्यूट करेंगे 2017 के चुनाव के रिजल्ट पर, जहां बीजेपी ने 99 सीट जीती थी, कांग्रेस ने 77, टोटल 176 और हाफ वे मार्क इस असेंबली का 92 सीट का है। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया, दोनों पार्टी के वोट स्विंग नेगेटिव ही रहने जा रहा है। तो देखते हैं अगर 1% स्विंग हुआ दोनों पार्टीज के अगेंस्ट तो कितनी सीटों का इनको घाटा रहेगा। 1% का अगर स्विंग बीजेपी के खिलाफ है तो उनकी 5 सीट्स का लॉस होगा, कांग्रेस का 7 सीट का लॉस होगा और जो गेन होगा वो कहीं और किसी और को होगा, वो 12 सीट का होगा। तो घटकर बीजेपी 94 पर आ जाएगी और कांग्रेस 70 पर। अब देखते हैं अगर 2% का वोट स्विंग इन पार्टियों के खिलाफ रहा तो कितनी सीट का लॉस होगा। 2% पर बीजेपी को 15 सीट का नुकसान होगा, कांग्रेस को 13, कुल मिलाकर 28 सीट उनके हाथ से निकल जाएंगी और बीजेपी आ जाएगी 79 सीट्स पर और कांग्रेस 57 पर। और इसकी वजह से जो 92 सीट्स का मिडवे मार्क है वो बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा। तो 1% का स्विंग अगर बीजेपी के खिलाफ रहा तो वो सरकार शायद फिर भी बना ले,
लेकिन 2% का स्विंग अगर उनके अगेंस्ट रहा तो उनको गवर्नमेंट बनाने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। और अगर 5% का स्विंग इन दोनों पार्टियों के खिलाफ रहा तो टोटल सीट्स 55 जो लूज कर देंगे, बीजेपी 25 और कांग्रेस 30। इस हालत में बीजेपी तो कतई गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी। हालांकि काफी लोग कहेंगे कि 5% का जो स्विंग है वो तो एक वेव होता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना ये है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी अपनी फुल फोर्स से, फुल ताकत से आने की कोशिश कर रही है। और क्योंकि 90% वोट्स कांग्रेस और बीजेपी के पास ही थे, तो आम आदमी पार्टी वहीं से वोट्स खींचेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। एक्सट्रीम केस में ये 55 सीट या 60 सीट्स का लॉस इन दोनों पार्टियों को हो सकता है। और जितनी भी सीट्स का इन दोनों को लॉस होगा उसका ये मतलब नहीं है कि वो सारी आम आदमी पार्टी को ही जाएंगी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में भी सीटों का अदला बदली होती रहती है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 82 सीट्स रिटेन की थी और 15 कांग्रेस से उन्होंने छीनी थी। और उधर कांग्रेस ने 43 सीट्स रिटेन की थी और 32 सीट्स बीजेपी से छीनी थी। तो जैसा कि ये डेटा और ये आंकड़े दिखा रहे हैं, और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बिग टाइम ट्रबल फॉर बीजेपी। बीजेपी इस वक्त गुजरात में बहुत बड़े खतरे का सामना करने जा रही है और इसी वजह से हर तरह की वहां पर सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। नरेंद्र मोदी वहां पर हर दूसरे दिन पहुंचकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। अखबारों में फुल पेज एड, सारे अखबार वहां के भरे हुए हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो नेगेटिव स्विंग होगा वो बीजेपी को ज्यादा अफेक्ट करेगा। पहली चीज तो 15 साल का अगर आप ट्रेंड देखें तो बीजेपी की सीटें डिक्लाइन कम होती जा रही हैं और वोट शेयर से कोई खास फर्क उसको पड़ नहीं रहा है, इनफैक्ट नेगेटिव फर्क पड़ रहा है। नंबर 2 पर है एंटी इनकम्बेंसी। ये आपने देख लिया कि कैसे बीजेपी को अफेक्ट करती आई है। मोदी जी के ऊपर पूरी डिपेंडेंसी है, लेकिन मोदी जी की अपनी इमेज पिछले साल 1.5 साल में काफ़ी खराब हुई है। लेटेस्ट वो है जहां पे मोदी जी को एक क्लासरूम में बिठा दिया गया और जिसमें गत्ते की दीवारें लगा के और नकली विंडो लगा के उनकी फोटो ली गई। अब पता नहीं ऐसा क्यों किया गया, कि क्या गुजरात में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं था जहां पे मोदी जी जा सकते थे। और चौथा है कि उनके पास लोकल लीडर कोई नहीं है। वो नॉन एग्जिस्टेंट टाइप के लोगों को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं और वहां पे बीजेपी को संभालने वाला कोई नहीं रह जाता। कांग्रेस की भी सीटें कम होंगी, उनकी प्रॉब्लम अलग है। वो गुजरात का अभी तक स्ट्रैटेजी नहीं बना पाए हैं। भारत जोड़ो यात्रा क्यों गुजरात नहीं जा रही है इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। लोकल लीडरशिप में वहां पे भी प्रॉब्लम है और वो अपने एमएलए बीजेपी को खो चुकी है। तो सवाल यही बना रहता है, लगभग 50 सीट इधर की उधर होंगी, उसमें से आपको कितनी मिलेंगी ये एक प्रश्न चिन्ह है। अगर आपको 10-15 सीट मिल भी गई तो बाकी 35-40 सीट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही उनकी अदला बदली होगी। और मैं क्यों ऐसा कहता हूं कि बीजेपी का नुकसान गुजरात के आने वाले इलेक्शन में ज्यादा होगा, वो इसलिए है कि जितनी भी एंटी बीजेपी खबरें हैं उनका एक तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। गुजरात से आपको कोई भी खबर जो बीजेपी को अच्छी नहीं लगती है वो आप तक पहुंचती नहीं है। एक जस्ट उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं, एक आज तक के वीडियो का। अंजना ओम कश्यप का एक प्रोग्राम है पॉलिटिक फोकस। ये 21 अक्टूबर के दिन इन्होंने इंटरव्यू लिया है आलोक शर्मा जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। उसमें गौरव भाटिया भी हैं और आम आदमी पार्टी का स्पोक्स पर्सन भी है। उसमें जो कांग्रेस का प्रवक्ता है आलोक शर्मा जी, उन्होंने कुछ बातें की हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आलोक शर्मा जी ने बताया कि 147 म्यूनिसिपैलिटीज के वर्कर्स इस समय स्ट्राइक पर हैं। गंदगी पूरे राज्य में बनी हुई है और ये इसलिए है कि वो 6th पे कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। आलोक शर्मा जी आगे बताते हैं कि गुजरात में जो सरकारी नौकरियों का इम्तहान होता है,
पिछले 8 वर्षों में 22 पेपर वहां पर लीक हो चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अभी हाल में 3 करोड़ का गांजा वहां पर मिला है, जिसकी खबर प्रेस ने बिल्कुल नहीं छापी है। और उन्होंने एक तरह से वो अदानी पोर्ट वाला भी मसला उठाया है कि अदानी पोर्ट में जब ड्रग्स मिली तो वहां से पुलिस हटा ली गई और वहां पे बड़ी बड़ी गाड़ियां अंदर बाहर होती रहती हैं। पूरा इंटरव्यू आप इस लिंक पर देख सकते हैं, मैं ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ। तो गुजरात के बारे में कोई खबर चाहिए तो आपको सोशल मीडिया के न्यूज़ चैनल्स देखने पड़ेंगे कि वहां पर अनरेस्ट, एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए डेटा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ दीपावली।